जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहलगाम वाले मामले पर करना चाहते हैं कॉपरेट। भारतीय सेना के एक्शन के डर से टीआरएफ ने पहलगाम हमले के क्लेम्स लिए वापस। भारतीय सेना ने शुरू करी अग्निवर्षा। स्क्रैमजेट इंजन के सफल टेस्ट के साथ डीआरडीओ बना सकेगा 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और भारत सरकार ने बनाई है पाकिस्तान में एक बूंद पानी भी ना देने की योजना। कल तक हमारे निकम्मे पड़ोसी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जहां भारत को ऑल आउट वॉर की धमकियां देते हुए दिखाई दे रहे थे, और उनकी तरह पाकिस्तान में और भी कई सारे थे जो कि ये कह रहे थे कि भारत ने अगर रिस्पॉन्ड किया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अराना कर देंगे, फलाना कर देंगे। हाँ, नहीं करना इनके बस की कुछ नहीं है। लेकिन अब ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं तो उन्होंने पहलगाम वाले हमले में अंतर्राष्ट्रीय जाँच की मांग करी है। और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान ये मानता है कि इस हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाँच होना जरूरी है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि वे इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स के साथ कोऑपरेट करने के लिए बिल्कुल ओपन है। और वेस्टर्न मीडिया के साथ इंटरव्यू में पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने बात कही है, जिसमें पाकिस्तानी ऑफिशियल का ये भी कहना है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को इस विवाद में हस्तक्षेप करना चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ बातचीत में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कहना था कि भारत हमले के बाद की स्थिति का इस्तेमाल जल बंटवारे के समझौते को स्थगित करने और घरेलू राजनीतिक लाभ के लिए बहाने के तौर पर कर रहा है। और भारत बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कदम उठा रहा है। और फिर आगे उनका कहना था कि हम नहीं चाहते कि ये युद्ध भड़के, क्योंकि इस युद्ध के भड़कने से इस क्षेत्र के लिए आपदा आ सकती है। और खैर यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह बात कही कि लश्कर जो संगठन है वो निष्क्रिय हो चुका है और पाकिस्तान की धरती से हमलों की योजना बनाने या उन्हें अंजाम देने में वो असमर्थ है। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के मुताबिक पाकिस्तान में लश्कर का कोई भी सेटअप नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात यह कि पाकिस्तान से लश्कर के लीडर्स की अलग अलग तरह की वीडियोज़ ऑलरेडी आती रहती हैं और वो खुले तौर पर वहाँ पर स्पीच देते हुए दिखाई देते हैं। पर खैर, पाकिस्तान की आंखों में तो शायद प्रॉब्लम है, तो उन्हें वो सब चीज़ें नहीं दिखती होंगी। और जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी ये कहते हुए दिखाई दिए कि पहलगाम वाले हमले में एक न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए वे तैयार हैं। और पहलगाम वाले हमले पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया कि ये वही पाकिस्तान है जिसने इनिशियली इस इंसिडेंट से डिनाई कर दिया था और वो ये तक स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि पहलगाम में ऐसा कुछ हुआ भी है, बल्कि इसके बजाय तो वो ये कह रहे थे कि भारत ने ही करवाया है। और अब वो जो शुरुआत में हमको ही यानी कि भारत को ब्लेम कर रहे थे, वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और वो इसमें कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। तो अब इस पर तो आगे कुछ भी कहना बेहद ही मुश्किल है। बाकी इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी देखने को मिली है कि भारत के एक्शंस का असर इतना तगड़ा होने लगा है कि पहले जो पहलगाम हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ जैसा सुअरों का संगठन खुद ही ले रहा था, अब वही सुअरों का संगठन स्टेटमेंट जारी करके ये कह रहा है कि पहलगाम वाले हमले से उसका कुछ लेना देना है ही नहीं। यानी कि हालत इनकी इतनी ख़राब है कि अब वो अपने खुद की स्टेटमेंट से मुकर रहे हैं। और अपनी स्टेटमेंट में उन्होंने ये लिखा है कि पहलगाम के बाद कुछ अनऑथराइज्ड मैसेजेस तो उनके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से पोस्ट किए गए थे, और जब उन्होंने इंटरनल ऑडिट किया तो वो ये मानते हैं कि एक साइबर इंट्रूशन की वजह से ये हुआ था। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये टीआरएफ है तो वो ये कह रहे हैं कि पहले जो स्टेटमेंट जारी करके उन्होंने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी तो उनके अकाउंट को किसी ने हैक कर लिया था, खास करके भारत की एजेंसीज़ ने, और वो पोस्ट किया गया था। और पहलगाम हमले से उनका एक्चुअल में कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन टीआरएफ के स्पॉन्सर्स यानी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की मिलिट्री, आईएसआई जितने भी हैं, उनको बस यही कहना चाहेंगे कि भाई अब बहुत देर हो चुकी है। बाकी जैसा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने कहा था कि पाकिस्तान अगर युद्ध चाहता है तो उसे युद्ध अवश्य मिलेगा, लेकिन वैसे नहीं जैसे वो चाहता है। बाकी भारत को अपने नालायक औलाद को समझाने का तरीका बहुत अच्छे से आता है और वो अच्छे से समझाएगा भी। और हाँ, हमारे कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स ऐसे भी हमको देखने को मिले हैं जो कि मोस्टली हमारे पड़ोस से ही होंगे, जो ऐसा लिख रहे हैं कि आओ ना, हम इंतज़ार में बैठे हैं। तो उनको भी हम कहना चाहेंगे कि आप मस्त नहा धो के तैयार होकर बैठे रहो। अच्छा सॉरी, आपके पास धोने के लिए पानी नहीं है, नहाओगे कहाँ से? खैर वैसे ही बैठे रहो, हम आ रहे हैं, तैयारी चल रही है। और इस बार गोली नहीं, इस बार गोले डाले जाएंगे और ऐसी जगह डाले जाएंगे। खैर आगे हम क्या ही कहें, यूट्यूब को बहाना मिल जाएगा हमारी वीडियो को लिमिट करने का। पर जहाँ तक हमें लगता है आप समझदार हैं, समझ ही गए होंगे। भारत के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इंडियन मीडिया के लिए एक एडवाइजरी जारी करी है, जिस पर उन्होंने कारगिल, 26/11 और कांधार जैसी घटनाओं का रेफरेंस देते हुए ये कहा है कि कृपया करके राष्ट्र सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स, न्यूज़ एजेंसीज और सोशल मीडिया यूजर्स भारत के डिफेंस ऑपरेशंस की लाइव कवरेज को दिखाने या फिर सोर्स बेस्ड इन्फो पर आधारित रिपोर्टिंग करने से परहेज करें, क्योंकि अगर संवेदनशील जानकारी का समय से पहले खुलासा होता है तो ये अनजाने में हमारे शत्रुओं की सहायता कर सकता है और इससे हमारी ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस और हमारे सोल्जर्स की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। और ऐसा कारगिल के समय, 26/11 के समय या फिर कांधार के समय हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अलावा भारत के जल शक्ति मिनिस्टर की तरफ से बताया गया कि केंद्र सरकार ने एक रोड मैप तैयार किया है जिसमें वे इस बात को सुनिश्चित करेंगे
कि क्रॉस बॉर्डर रिवर से पानी की एक बूंद भी पाकिस्तान में ना जाए। बाकी भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, तो अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो उस पर ऑलरेडी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, जिसके लिए भारत सरकार एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स पर काम कर रही है। और जबकि पाकिस्तानी मीडिया के कुछ हैंडल्स ये क्लेम कर रहे हैं कि झेलम नदी में अचानक से पानी का स्तर बढ़ गया है, क्योंकि भारत ने बिना किसी नोटिफिकेशन के पानी छोड़ा है और वहाँ पर बाढ़ की स्थिति बन रही है। और पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक मुजफ्फराबाद में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। यानी कि अब तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान को पानी चाहिए तो चलिए हम उसे पानी भी दे देंगे, लेकिन वैसे नहीं देंगे जैसे कि वो चाहता है। बाकी पहले वाले अपडेट में हमने जिनको नहा धो के तैयार होकर बैठने के लिए कहा था, तो अगर उन्हें घर में पानी नहीं है तो वो झेलम नदी में जा सकते हैं नहाने के लिए। बाकी जैसा कि पाकिस्तान ने कहा था कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया जाता है तो पाकिस्तान उसे एक्ट ऑफ वॉर की तरह ट्रीट करेगा। तो उस पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का यह कहना है कि जो पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी थी, तो वह यूनियन टेरिटरी के लोगों के लिए सबसे अनफेयर डॉक्यूमेंट था और वे भी कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी के फेवर में नहीं थे। बाकी इसी बीच देश के कुछ और हिस्सों में भी कुछ महत्वपूर्ण एक्शंस हुए हैं, जैसे कि अहमदाबाद और सूरत में चलाए गए कंबाइन ऑपरेशन में 1000 से अधिक इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को डिटेन किया गया है और उनको तुरंत ही डिपोर्ट करने की तैयारी चल रही है। 890 बांग्लादेशी अहमदाबाद से डिटेन किए गए थे और 134 सूरत से, जो कि गुजरात पुलिस द्वारा चलाया गया। ये अपनी तरह का पहला सबसे बड़ा ऑपरेशन है जिसमें इन घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाएगा और साथ ही जो भी इन इलीगल इमिग्रेंट्स को शेल्टर देगा तो उनके खिलाफ भी लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। और ये जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स को डिटेन किया गया है, तो इनके पास से फेक डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए जिनमें आधार कार्ड भी आता है और इन फेक डॉक्यूमेंट्स को इन्होंने वेस्ट बंगाल से प्राप्त किया था ताकि वो इन फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ भारत के अलग अलग हिस्सों में रह सकें। और इनमें से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि ड्रग कार्टर्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो इस तरह के अपराधों में भी शामिल हैं। और जबकि 4 में से 2 बांग्लादेशियों को तो हाल ही में अलकायदा के स्लीपर सेल के तौर पर कार्य करते हुए पकड़ा गया था। बाकी इनको जल्द से जल्द डिपोर्ट करने के लिए सभी प्रोसीजर्स को कंप्लीट किया जा रहा है और उन फेक डॉक्यूमेंट्स को भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा जिनका इस्तेमाल करके वे देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे थे और उनके खिलाफ भी एक्शन होगा जिन्होंने इनके लिए फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। और बाकी जो पाकिस्तानी नागरिक है उनके लिए तो बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि कृपया करके टाइम पर अपने देश वापस चले जाएं, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये इलीगल बांग्लादेशियों को बाहर निकालने वाला जो ये कार्रवाई है, ये देश के हर एक हिस्से में हो तो और ज़्यादा बेहतर है। कल रात को एलओसी पर पाकिस्तानी आर्मी ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन करके अनप्रोवोक फायरिंग करी थी और फिर जिसके बाद भारतीय सेना की तरफ से भी एक ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई की गई। और इस फायरिंग इंसिडेंट में हमारी तरफ कोई भी कैजुअलिटीज़ की रिपोर्ट नहीं है। बाकी पाकिस्तान की साइड क्या हाल है वो तो खैर पाकिस्तान वाले जानते ही होंगे। और पहलगाम वाले हमले के बाद ये दूसरी बार है जब एलओसी पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। इसी बीच भारतीय वायुसेना की आक्रमण एक्सरसाइज के साथ ही अब भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी ने भी एक्सरसाइज अग्नि वर्षा को लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने अपनी गॉड ऑफ वॉर यानी कि आर्टिलरीज की ज़बरदस्त फायर पावर को डिस्प्ले किया था और एक लाइन लिखी गई, फायर पावर, प्रिसिशन, एक्यूरेसी। इसी तरह से भारतीय सेना ने अपनी अलग अलग मिलिट्री ड्रिल्स की कुछ वीडियोस भी जारी करी हैं जिसमें एक बहुत ही स्पेशल कैप्शन लिखा गया है। अब इसे कैप्शन कहें या क्रिप्टिक मैसेज कहें वो आप तय कर सकते हैं, और कैप्शन कुछ इस तरह से है कि भारतीय सेना सदैव तैयार और सदैव सतर्क। और इसी तरह की एक पिक्चर भारतीय नौसेना ने भी अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट करी थी जिसमें उन्होंने अपनी वॉरशिप के साथ ही कैप्शन लिखा है कि पावर इन यूनिटी, प्रेजेंस विद पर्पस, हैशटैग एनी टाइम एनीवेयर एनी हाउ एंड ऑलवेज मिशन रेडी। और नेवी की ये वाली पिक्चर इस बात को भी दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि शायद कराची में इस बार गर्मी ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम वाले हमले के इन्वेस्टिगेशन के तौर पर अभी तक 1700 से अधिक इंडिविजुअल्स को डिटेन किया गया है और जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में सर्च ऑपरेशंस जारी हैं और जिसमें उन सभी की तलाश भी की जा रही है जिन्होंने इस पहलगाम हमले के हमलावरों की मदद करी है। इसके अलावा भारत के जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव्स हैं वो भी लगातार जारी हैं और भारत ने पहलगाम वाले हमले के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में 45 देशों के डिप्लोमेट्स को ब्रीफ किया है और दुनिया भर के अधिकतर देशों ने इस मामले पर भारत के प्रति अपना पूरा सपोर्ट दिखाया है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखने को मिली है कि जहां पाकिस्तान ये चाह रहा है कि अमेरिका इस मामले पर हस्तक्षेप करे, तो हस्तक्षेप का तो पता नहीं, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ ऐसे संकेत देखने को मिले हैं कि इस बार शायद अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के किसी भी एक्शन के लिए भारत को फ्री हैंड दे रखा है। जबकि अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने भी अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से ट्वीट किया था कि हम पहलगाम में 26 हिंदुओं को निशाना बनाकर किए गए भयानक इस्लामी आतंकी हमले के मद्देनज़र भारत के साथ एकजुटता में खड़े हैं और इस जघन्य हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को दबोचने के लिए हम आपका पूरा समर्थन करते हैं। और ये जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और जबकि इसराइल ने भी भारत के प्रति अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाया है और इस सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि पाकिस्तान की मीडिया तो अब ये कह रही है कि इजरायली मोसाद के 25 मेंबर्स की टीम कश्मीर में एडवांस टेक के साथ काम कर रही है और वो तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि जो इसराइल है वो भारत के साथ अपनी आयरन डोम वाली टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। अब पाकिस्तानी मीडिया को ये बात किसने बताई वो तो खैर उन्हें पता होगा। और तो सोशल मीडिया पर जो अनवेरीफाइड क्लेम्स किए जा रहे हैं कि इसराइल के 15 नेशनल्स श्रीनगर में लैंड हुए हैं और इन क्लेम्स का कोई भी सर पैर नहीं है, कोई भी आधार नहीं है, लेकिन फिर भी इन क्लेम्स को सच मानकर पाकिस्तान की पीटीआई पार्टी के एक मिनिस्टर
जो कि पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन एंड साइंस टेक्नोलॉजी के फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जिनका नाम है फवाद चौधरी। तो उन्होंने इसराइल को वार्न किया कि वो भारत पाकिस्तान वाले मामले से बाहर रहें। अब बाकी इसराइल के सोल्जर्स भारत में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं ऐसे तो कोई न्यूज़ है नहीं, पर खैर चौधरी साहब को हम बस यही कहना चाहेंगे कि आप कांप क्यों रहे हो, कहाँ आप इन अनवेरीफाइड क्लेम्स के चक्कर में पड़े, और वैसे भी जो होना है वो तो हो ही रहा है। तो अच्छा यही होगा कि आप भी थोड़ा छुट्टियाँ वुट्टियाँ मनाने बाहर चले जाओ, जैसे कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने और संभावित रूप से पाकिस्तानी मिलिट्री जो टॉप लीडरशिप है उसने अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बहुत ही सीक्रेटली पाकिस्तान से बाहर भेज दिया होगा। हाइपरसोनिक वेपन टेक्नोलॉजी के मामले में भारत ने एक महत्वपूर्ण सफलता को प्राप्त किया है, और वो ये है कि कल 25 अप्रैल 2025 को हैदराबाद में अपनी अत्याधुनिक स्क्रैमजेट कनेक्ट टेस्ट फैसिलिटी में DRDO ने 1000 सेकंड से अधिक समय तक अपने स्क्रैमजेट इंजन की ग्राउंड टेस्टिंग को कंडक्ट किया था। जबकि इससे पहले इसी तरह का जो ग्राउंड टेस्ट था वो जनवरी 2025 में कंडक्ट किया गया था, जिसमें इस इंजन को 120 सेकंड तक रन किया गया। लेकिन इस दूसरे टेस्ट में इस इंजन को 1000 सेकंड से अधिक समय तक रन करना, तो ये एक बड़ी सफलता है। और इस सफल टेस्ट के साथ ही अभी जो सिस्टम है ये फुल स्केल फ्लाइट वर्दी कंबस्टर टेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। और इस टेस्टिंग में लॉन्ग ड्यूरेशन स्क्रैमजेट कंबस्टर की डिज़ाइन और टेस्ट फैसिलिटी दोनों को वैलिडेट किया गया था। और अगर आसान शब्दों में कहें तो इस सफलता का सीधा सा मतलब ये है कि भारत 2000 किलोमीटर से भी अधिक की रेंज वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को डेवलप करने में सक्षम हो पाएगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहां एक तरफ पहलगाम वाले हमले में शामिल सभी सुअरों को ढूंढ कर उनको हॉरिफाइड करने की प्रोसेस चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भारत का अभी तक का सबसे लार्जेस्ट एंटी नक्सल ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, जिसमें 3 राज्यों से लगभग 20,000 से अधिक सिक्योरिटी पर्सनल शामिल हैं और लगभग 1000 से अधिक नक्सल्स को घेरने की रिपोर्ट भी सामने आई है। और इस ऑपरेशन में DRG, बस्तर फाइटर्स, STF, कोबरा कमांडो, CRPF ये सभी अलग अलग यूनिट्स शामिल हैं। इसके अलावा कल शुक्रवार को मध्य प्रदेश की शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से एक मेटल ऑब्जेक्ट गलती से ड्रॉप हो गया था, जिस वजह से एक घर में नुकसान पहुंचा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस घटना के दौरान कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। और इसी घटना पर जानकारी देते हुए भारतीय वायुसेना ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से ट्वीट करके लिखा कि भारतीय वायुसेना ने शिवपुरी के निकट भारतीय वायुसेना के विमान से नॉन एक्सप्लोजिव एरियल स्टोर के अनजाने में गिर जाने के कारण जमीन पर संपत्ति को हुए नुकसान पर खेद व्यक्त किया है और इस घटना की जाँच शुरू कर दी है। बाकी एक अपडेट यह है कि जहाँ एक तरफ पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि भारत ने पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के कनेक्शन के बारे में कोई भी सबूत पेश किए बिना ही, कोई भी इन्वेस्टिगेशन के बिना ही एक्शंस लेने स्टार्ट कर दिए। तो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया है कि भारत ने पाकिस्तान को भारत में हुए अलग अलग आतंकी हमले, जिनमें 26/11, पठानकोट, पुलवामा, नागरोटा ये सभी शामिल हैं, तो इनसे संबंधित आतंकियों के DNA सैंपल्स, डिटेल डोजियर्स और करीब 20 जुडिशियल रिक्वेस्ट पाकिस्तान को भेजी थी। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने इन सभी सबूतों को इग्नोर किया। और इस रिपोर्ट से हमें एक बात ही समझ में आती है कि जो कहा जाता है कि लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते, तो वो बात सच भी है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1961 में नागालैंड में इंसर्जेंट्स का मुकाबला करते हुए सूबेदार मेजर के बहादुर लिम्बू वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2003 में 25 असम राइफल्स के कैप्टन अनिर्बन दास ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के पास टोटल कितनी वॉरशिप्स हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।